हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर इस मॉर्फोलॉजी में देखें तो नीट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी में एक साइंटिस्ट है, कैथरीन निसाउ। कैथरीन निसाउ में हमें ये याद रखना है पहले तो कि यूक्रेन की थी। साथ में एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, ये एक बुक का नाम है। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट किसने दी थी? कैथरीन निसाउ ने दी थी। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी है क्या? किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर स्टडी, आउटर स्ट्रक्चर्स की स्टडी, जो हम बिना किसी इक्विपमेंट के या बिना किसी प्रोसेस के ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो ऑब्जर्वेबल जो भी स्ट्रक्चर्स की स्टडी है वो सब मॉर्फोलॉजी में आती है। हम कह सकते हैं एक्सटर्नल स्टडी। यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चर्स ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। अब एंजियोस्पर्म shows such a large diversity in external structure और मॉर्फोलॉजी। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें अलग अलग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और फ्लावर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। इसी तरह से अब इसमें और क्या मिलेगा? कैरेक्टराइज्ड बाय रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट। इसके द्वारा हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा, लीव्स के द्वारा, फ्लावर्स और फ्रूट, इन सबसे इसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करते हैं और क्या मिलेगा इसमें? फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हायर प्लांट, फॉर एनी फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म। उसके बारे में हमें कुछ कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म पता होने चाहिए किसी को भी क्लासिफाई करने के लिए। और क्या होना चाहिए? वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन। क्या क्या उसमें डिफरेंस है वो भी हमें पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये हमें पता होना चाहिए क्या क्या होगा उसमें। एडेप्टेशन, जैसे कि अलग अलग हैबिटेट के लिए हो सकता है, प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, एक्सेट्रा। इस तरह से जो मॉडिफिकेशंस होते हैं स्ट्रक्चर्स की, वो उसके एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए हो सकते हैं। फिर क्या होगा? इफ यू पुल आउट एनी वीड, अब कोई वीड है, यू विल सी द दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट। अगर किसी वीड को देखते हैं तो सभी के पास रूट मिलेगा, स्टेम मिलेगा, लीव्स मिलेंगे। दे में बी अ फ्लावर्स, उनके पास फ्लावर्स हो भी सकते हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट भी कुछ होगा उसमें, रूट सिस्टम, while the portion above the ground is shoot system। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो सिंपल सा एक सीड बनाते हैं। उस सीड में ये कोटिलिडन, ये दूसरा कोटिलिडन, इसमें ये एक स्ट्रक्चर बनी, ये एक स्ट्रक्चर बनी। ये कोटिलिडन है, ये प्लीम्यूल है और ये रेडिकल है, और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर सीड है। अब इसमें ये जो दिख रही है ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये जो रीजन है प्लीम्यूल से जस्ट नीचे और कोटिलिडन के ऊपर, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। और ये जो रीजन है रेडिकल से नीचे और प्लीम्यूल से ऊपर, ये हाइपोकोटाइल कहलाएगा। जो प्लीम्यूल है वो शूट सिस्टम बनाता है, जबकि जो रेडिकल है वो रूट सिस्टम बनाती है। अगर हम इसी में बात करें तो जो रूट होती है जनरल कंडीशन में, पहले तो ये जो स्ट्रक्चर बनी प्लीम्यूल, एपिकोटाइल,
हाइपोकोटाइल, रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये कंप्लीट एक एम्ब्रियो हुआ करता है। ये कंप्लीट एक एम्ब्रियो होता है और इस एम्ब्रियो में ये जो दिख रहे हैं ये कोटिलिडन है, रिजर्वोयर मटेरियल के काम में आते हैं। अगर मैं इसमें कहूँ कि ये जो रूट सिस्टम है, जो रूट है ये सॉइल की तरफ जाती है जनरल कंडीशन में, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक हो गई और कैसी हो गई? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक हो गई। हाइड्रोट्रॉफिक क्यों? क्योंकि सॉइल में ही पानी मिलेगा। जब अंडरग्राउंड वाटर में क्यों लेने के लिए, मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर पानी सॉइल में ही मिलेगा तो उसकी तरफ जाना मतलब पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक। दूसरा, सनलाइट से दूर जा रही है तो नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। इसी का हम उल्टा कर सकते हैं शूट सिस्टम के लिए कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होता है, मतलब जो सॉइल है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। अगर हम हाइड्रोट्रॉफिक के बारे में बात करें तो भी नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक। और फोटो लाइट के रेस्पेक्ट में, तो लाइट की डायरेक्शन में जाता है शूट सिस्टम, तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। ये हमें याद रखना है। अब रेडिकल से रूट बनती है, रूट किस टाइप की होती है, क्या क्या उसमें होता है, वो हम आगे देखते हैं। तो ये एक सीड हो गया। इन मेजॉरिटी ऑफ dicotyledonous plants, the direct elongation of radical leads to the formation of primary root। मतलब ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल जब ग्रो करेगी तो रूट बनाती है। सबसे पहले डायरेक्ट एलोंगेट होगी तो ये प्राइमरी रूट बनाएगी। प्राइमरी रूट बनाएगी। प्राइमरी रूट से क्या होगा? विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। अब वो जो प्राइमरी रूट है वो सॉइल में जाके ग्रो करेगी। अब जैसे वो सॉइल में जाके ग्रो करेगी तो उसमें से फिर लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी। जैसे कि ये प्राइमरी रूट है, इसमें कुछ लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं। अभी जो लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी उस लेटरल ब्रांचेस को हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। अब फर्दर उसमें से ब्रांचेस निकलेंगी तो टर्सरी, और इस तरह से रूट सिस्टम चलता जाएगा। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस एक टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। अगर हम टैप रूट सिस्टम की बात करें तो ये जनरली डाइकोट में मिलता है। टैप रूट सिस्टम डाइकोट में देखने को मिलेगा, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट में। और ये जो डायग्राम दिख रहा है हमें, ये मस्टर्ड प्लांट का ही है। यहाँ पे सॉइल सरफेस से अगर नीचे जाएंगे तो हमें ये रूट सिस्टम दिखाई दे रहा है। इस रूट सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो ये जो रूट आ रही है ये प्राइमरी रूट है। अब प्राइमरी से ब्रांचेस निकली तो ये वाली जो ब्रांचेस है ये सेकेंडरी हो गई। इन ब्रांचेस की जो सब ब्रांचेस है वो टर्सरी हो जाएगी। ये टर्सरी है। तो इस तरह से ये रूट का सिस्टम बना हुआ है। अब रूट से ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमें शूट सिस्टम दिखाई देता है। शूट सिस्टम में क्या क्या है? शूट सिस्टम की पहचान हमें होती है नोड और इंटरनोड से। अगर नोड इंटरनोड प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे ये शूट सिस्टम है। तो ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब नोड है। और एक नोड से दूसरे नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। एक नोड से दूसरे नोड के बीच का स्पेस इंटरनोड कहलाता है। और क्या होगा इसमें? इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स प्राइमरी रूट है शॉर्ट लिव्ड। मोनोकोटिलिडनस प्लांट में प्राइमरी रूट बनती तो है लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, और जो बाद में रूट्स बनेंगी वो सभी उसी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, तो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। शॉर्ट लिव्ड होगी प्राइमरी रूट एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, और बहुत सारी उसकी जगह पे रूट्स बन जाती हैं।
These root originate from the base of stem. ये सभी बेस से ही ओरिजिनेट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये सॉइल सरफेस है, यहाँ से प्लांट है, इसमें यहाँ से इस जगह से प्राइमरी रूट बनी थी, वो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड थी तो मर गई। अब इसी जगह से कई सारी और रूट बनना शुरू होंगी, तो कुछ इस तरह से बनेंगी। जब कुछ इस तरह से बनेंगी तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनेंगी। बहुत सारे फाइबर फाइबर जैसे एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये कहलाएगा फाइब्रस रूट सिस्टम, जबकि टैप रूट सिस्टम में ऐसा नहीं था। और यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं कि जो फाइब्रस रूट सिस्टम है वो सिर्फ सरफेस तक और उससे थोड़ी सी बस सरफेस तक ही रह पाता है, इसलिए इसको सरफेस ड्वेलर भी बोलते हैं, सरफेस ड्वेलर्स। जबकि टैप रूट सिस्टम डेप्थ तक जाता है, और टैप रूट सिस्टम जब डेप्थ तक जाता है तो हम कहते हैं ये डेप्थ ड्वेलर है। तो इसको हम सरफेस ड्वेलर्स के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, जैसा कि फाइब्रस रूट सिस्टम वीट प्लांट में मिल जाता है, राइस में मिल जाएगा, ग्रासेस में मिल जाएगा, तो इस तरह से देखने को मिल जाएगा। जैसे इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, monstera, banyan tree, root arises from the other part। अब अदर देन रेडिकल किसी पार्ट से अगर रूट्स ओरिजिनेट हो रही है तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलेंगे। कोई भी रूट अदर देन रेडिकल अगर ओरिजिनेट होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक मतलब स्थान, मतलब अपने स्थान से अलग। अपस्थानिक जहां से उसको बनना है उससे अलग किसी स्ट्रक्चर से अगर ये रूट बन रही है तो कहलाएगी एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ है। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन। क्या है रूट का मेन फंक्शन, होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना है, साथ में प्रॉपर एनकरेज दे प्लांट को, और साथ में रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का भी काम है, और साथ में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर को सिंथेसिस करने का भी काम इसी का है। तो क्या क्या काम हुआ रूट के, रूट के काम सबसे पहला वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, दूसरा एनकरेज प्रोवाइड कराना, तीसरा स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, चौथा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी। चार काम इसके याद रखना है। जैसे जैसे इसमें ये जो हमें दिख रहा है टैप रूट सिस्टम है, ये मेन जो दिख रही है प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट है। अब ये ब्रांचेस दिख रही हैं सेकेंडरी और इसमें से जो सब ब्रांचेस निकल रही हैं वो टर्सरी रूट्स के फॉर्म में काउंट होती हैं। तो ये टैप रूट सिस्टम है। जबकि ये क्या है, एक ही पॉइंट से सारी रूट्स निकल रही हैं, एक ही पॉइंट से सारी रूट्स निकल रही हैं। ये फाइब्रस रूट सिस्टम है। कहाँ पे हुआ, ग्रासेस में होगा। ये ग्रासेस ही बनी हुई है, ये तो ग्रासेस में होता है। राइस में होगा मतलब मोनोकोट्स में होगा। ये जो देख पा रहे हैं हम, ये एक स्टेम है। पहली चीज तो ये एक स्टेम है, और इस स्टेम से ये रूट्स निकल रही हैं। तो ये रूट्स कैसी हो जाएंगी, ये रूट्स कहलाती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अदर देन रेडिकल हैं तो एडवेंटिशियस रूट्स ये कहलाती हैं। तो इस तरह से हमने एडवेंटिशियस रूट्स भी पढ़ी। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम रूट के प्लेसेस को बताता है, रूट की लोकेशंस को बताता है, मतलब रीजन्स कौन कौन से उसमें। तो हम पहले इसमें देख लेते हैं एक बार डायग्राम में। तो ये जो कैप है ये रूट कैप कहलाता है, ये रूट कैप कहलाता है। ये रूट कैप का काम क्या है, जब रूट ग्रो करेगी सॉइल में, तो जब हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे लेयर्स सॉइल में दिखाई देती हैं। तो वहां पे हमें कई सारी पत्थर वाली लेयर्स भी होती हैं। तो ये रूट डैमेज ना हो जाए, उसको डैमेज से बचाने के लिए यहाँ पे एक कैप बना होता है जिसको हम रूट कैप के नाम से जानते हैं। अब इस रूट कैप में हम देखते हैं तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिखाई देता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वो रीजन होता है जहां पे
या वो क्षेत्र होता है जहां पे सेल्स डिवाइड करती रहती हैं। तो सेल डिवीजन करती रहती हैं और नंबर को बढ़ाती रहती हैं, उसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो रूट कैप के जस्ट बाद कौन है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब सेल्स ने नंबर तो बढ़ा लिए, अब वो सेल्स ग्रो करेंगी, एलोंगेट होंगी। तो जिस रेंज में वो एलोंगेट होंगी उसको हम बोलेंगे रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो ये रीजन ऑफ एलोंगेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में ये जहां पे हमें रूट हेयर्स दिख जाएंगे वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहलाएगा। हमें ध्यान रखना है रूट हेयर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर्स जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। काम क्या है इनका? सरफेस एरिया बढ़ाना। सरफेस एरिया बढ़ा के क्या होगा? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसमें थ्योरी में क्या क्या लिखा है। तो रूट कैप हमने देख ही लिया, एकदम एपेक्स पे देखने को मिलेगा, थिम्बल लाइक होता है। तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर एपेक्स पे होगा, रूट कैप उसको हम बोल देंगे। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट एज इट मेक इट वे थ्रू द सॉइल। अब सबसे पहले तो टेंडर एपेक्स का मतलब होता है कि जो मेरिस्टेम था, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन था, वहां पे जो सेल्स हैं वो उनके पास सेल वॉल ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो वो डैमेज होने का खतरा उनका ज्यादा है। तो उसको डैमेज होने से बचाना है। तो उस सॉफ्ट टिश्यू को हम टेंडर बोलते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को टेंडर बोलते हैं। तो टेंडर एपेक्स को बचाने का काम किसका? रूट कैप का है। A few millimeter above the root cap region of मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब ऐसा नहीं है कि जस्ट उसके पीछे ही या फिर हम कहें जस्ट रूट कैप के बाद ही मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तो कुछ मिलीमीटर ऊपर है, फ्यू मिलीमीटर ऊपर, फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मिल जाएगा। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। इस रीजन की सेल बहुत ज्यादा स्मॉल होंगी, क्यों? क्योंकि वो डिवीजन कर रही हैं। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं तो वो थिन वॉल्ड भी होंगी, क्योंकि अगर थिक वॉल हो गई तो वो डिवीजन नहीं कर पाएगी। विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भी डेंस होगा। ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हैं। क्या क्या? थिन वॉल्ड होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, स्मॉल सेल्स होंगी। अब दे डिवाइड रिपीटेडली। द सेल्स proximal टू द रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन। जस्ट उसके प्रोक्सिमल साइड में जो है वो रैपिड एलोंगेशन करती है और एनलार्ज होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट एंड लेंथ। ये जो था इस रीजन की बात कर रहा है कि इसमें सेल्स रैपिड एलोंगेशन करती हैं और ग्रोथ करती हैं और रूट की लेंथ बढ़ाने में इन्वॉल्व होती हैं। इसको हम जोन ऑफ या रीजन ऑफ एलोंगेशन इसको बोलते हैं। सेल्स ऑफ द एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर। अब ये जो सेल्स हैं धीरे धीरे डिफरेंशिएट होने लगेंगी और मैच्योर होने लगेंगी। डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन से क्या मतलब है यहाँ पे? कि उसको कोई एक परफेक्ट फंक्शन मिलने लगेगा तो वो मैच्योर और डिफरेंशिएट हो जाएगी। दिस जोन प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ एलोंगेशन। एलोंगेशन रीजन से जो प्रोक्सिमल रीजन है उसको हम रीजन ऑफ एलोंगेशन के नाम से जानते हैं। तो कहाँ से प्रोक्सिमल बोला गया है? मेरिस्टेमेटिक रीजन से इसको प्रोक्सिमल बोला, जोन ऑफ एलोंगेशन से प्रोक्सिमल बोला गया है। इट इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसको हम रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन proximal टू द रीजन ऑफ एलोंगेशन, और इसी तरह से रीजन ऑफ एलोंगेशन proximal टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, हमें याद रखना है। फ्रॉम दिस रीजन some of epidermal cells form very fine delicate thread like structure called the root hairs। अब जो रूट हेयर्स हैं वो यूनिसेलुलर थे, साथ में एपिडर्मल सेल से बने होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, डेलिकेट होते हैं, वो रूट हेयर्स होते हैं। दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स।
जैसी प्लांट की जरूरत होती है उसके हिसाब से रूट्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है। जैसे ये जो प्लांट दिख रहा है, ये पेड़ जो दिख रहा है, ये बेनियन ट्री है। बेनियन ट्री में ये जो दिखाई दे रही है ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। अब ये एडवेंटिशियस रूट्स पिलर रूट भी कहलाती हैं। ये सारी पिलर रूट भी कहलाती हैं। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप। अब रूट्स जो है शेप चेंज कर लेंगी, स्ट्रक्चर चेंज कर लेंगी, मॉडिफाई हो जाएंगी अदर देन एब्जॉर्प्शन। कौन से फंक्शन करने के लिए? एब्जॉर्प्शन से अलग कोई फंक्शन करना है तो उसके लिए मॉडिफाई भी हो जाती हैं। आगे बात करते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब एब्जॉर्प्शन और वाटर कंडक्शन और मिनरल्स के कंडक्शन से अलग कोई काम करना होगा। जैसे दे मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो सकता है, स्टोरेज ऑफ फूड और रेस्पिरेशन। तो सपोर्ट के लिए, फूड स्टोरेज के लिए और रेस्पिरेशन के लिए ये मॉडिफाई हो सकते हैं। जैसे हमें याद रखना है टैप रूट्स। टैप रूट कौन कौन है? कैरेट, टर्निप। टैप रूट में कैरेट, टर्निप और ये जो टैप रूट है ये स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड है। वहीं पे कुछ एडवेंटिशियस रूट्स जैसे स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो क्या है? एडवेंटिशियस रूट है। तो कुछ एडवेंटिशियस रूट्स जैसे स्वीट पोटैटो गेट swollen एंड स्टोर द फूड। ये क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा। तो अब क्या क्या याद रखना है इसमें? पहले तो कैरेट और टर्निप दोनों टैप रूट है, स्वीट पोटैटो जो है एडवेंटिशियस रूट है। नेक्स्ट क्या है इसमें? एक प्रॉप रूट। प्रॉप रूट बताया है। प्रॉप रूट होता क्या है वो समझते हैं पहले। मान लो ये प्लांट, ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है बेनियन ट्री, अब इसकी जो ब्रांचेस बन रही हैं, इसकी ब्रांचेस जो बन रही हैं इसमें कुछ वजन रहा होगा, क्योंकि ज्यादा वजन है तो उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे कुछ रूट्स ओरिजिनेट होती हैं जिसको हम पिलर रूट के नाम से जानते हैं, जैसे ये दिखाई दे रही हैं। अब ये जो रूट्स हैं धीरे धीरे सॉइल तक आती हैं और सॉइल तक आने के बाद इस सॉइल में एनकरेज हो जाएंगी। एनकरेज होने के बाद इसमें ग्रोथ होती है, इनकी विड्थ बढ़ती है। अब जो गर्थ या विड्थ दोनों ही कह सकते हैं, जो विड्थ इनकी बढ़ेगी तो विड्थ बढ़ने से ये मेन रूट का भी काम कर रहे हैं, मतलब एनकरेज भी कर रहे हैं, साथ में एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। तो अब ये पिलर रूट की तरह, एक पिलर की तरह काम कर रहे हैं, तो इसको पिलर रूट भी बोलते हैं और प्रॉप रूट भी बोलते हैं। अब अगर इस पेड़ की, जब ये बहुत सारी रूट्स इसमें नीचे आ गई, तो अगर इस पेड़ की मेन रूट खराब भी हो जाती है, मेन रूट को हटा भी दिया जाता है, तो भी ये पेड़ सरवाइव करता रहेगा, तो भी ये ट्री सरवाइव करता रहेगा। तो ये हो गई प्रॉप रूट। तो प्रॉप रूट किस में मिली? बेनियन ट्री में मिलेगी। सिमिलरली स्टेम ऑफ मेज, शुगर केन, सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ स्टेम। अब क्या होता है, जैसे हम जानते हैं जैसे शुगर केन होता है। अब शुगर केन था कुछ इस तरह से, तो कुछ इस प्रकार से शुगर केन था। अब इसके शुगर केन से ये सॉइल सरफेस से, मान लो इस सॉइल सरफेस से लोअर नोड, लोअर नोड से कुछ इस तरह से रूट्स निकलती हैं। सेकेंड लोअर नोड से कुछ इस तरह से जो रूट्स निकलती हैं वो उसको एनकरेज और सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि ये एक मोनोकोट प्लांट है। मोनोकोट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। मोनोकोट प्लांट में
सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, जिस वजह से इसकी गर्थ नहीं बढ़ती, और गर्थ नहीं बढ़ने की वजह से ये हवा से गिर सकता है, तो ये प्लांट गिर ना जाए इसलिए ये रूट्स बनाई जाती हैं। इन रूट्स को बोलते हैं स्टिल्ट रूट। तो ये स्टिल्ट रूट क्या करेंगी, ये हेल्प करती हैं इसको सपोर्ट देने में। नेक्स्ट इसमें क्या है, इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा। राइजोफोरा कहाँ होता है, स्वाम्पी एरियाज में होता है। मैनी रूट्स कम आउट, स्वाम्पी एरिया मतलब मार्शी एरिया की बात करें, दलदली इलाका जो होता है, वहां पे जो रूट्स हैं वो बाहर आ जाती हैं सॉइल से, और वर्टिकली अपवर्ड आती हैं, बाहर आते हैं, साथ में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वो ग्रो करेंगी। तो उससे क्या होगा, उसमें कई सारे उसको हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। किसमें मिलेगा, राइजोफोरा में। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल में ये जो दिख रहा है, ये राइजोफोरा है, ये स्वाम्पी एरिया है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम न्यूमेटोफोर बोलते हैं, न्यूमेटोफोर। और ध्यान रखना, कहीं भी न्यूमा वर्ड आएगा तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, कहीं भी न्यूमा वर्ड आएगा तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होगा। तो ये भी क्या करेंगी, रूट से रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। अब इन न्यूमेटोफोर्स के ऊपर जो इस पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे ये वाले, इसको हम न्यूमेथोड्स बोलते हैं। कौन है, न्यूमेथोड्स। एक्चुअल में यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो ये न्यूमेथोड्स है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कि हम जानते हैं कि प्लांट के पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, जैसे कि लंग्स हो गए, तो इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। जब स्ट्रक्चर नहीं होती तो इसको हर स्ट्रक्चर से अलग गैसेस एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो रूट्स भी गैसेस एक्सचेंज करती, क्योंकि वहां भी लिविंग टिश्यू है। क्योंकि अब ये जो एरिया था, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये रूट्स की फॉर्म में, ये न्यूमेटोफोर्स की फॉर्म में रूट बाहर आ जाती है और गैसेस को एक्सचेंज करती है। नेक्स्ट इसमें ये जो डायग्राम दिख रहे हैं, इसमें हमें डायग्राम याद रखने हैं कि ये टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन है पूरा ये वाला। अब ये जो है टर्निप, ये टर्निप नेपी फॉर्म है, नेपी फॉर्म है। कैरेट जो है कॉनिकल है। टर्निप नेपी फॉर्म है, कैरेट कॉनिकल है। अगर रेडिश होती तो वो फ्यूजी फॉर्म होती है, अगर रेडिश होते तो कुछ इस प्रकार से वो फ्यूजी फॉर्म होती है, तो दोनों एंड उसके टेपरिंग होता है, इसलिए उसको फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं। ये जो स्वीट पोटैटो है, ये स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट है, हमें ये याद रखना है। स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट है, ये टैप रूट है, ये भी टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो प्लांट दिख रहा है इसको हम एस्पैरागस बोलते हैं। ये प्लांट जो है ये एस्पैरागस है, और ये जो रूट दिखाई दे रही है ना, ये फेसिकुलेटेड रूट्स हैं, कुछ इस तरह से होती हैं ये। जैसे मान लो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट है, ये इस तरह से, ये जो रूट बंडल में दिख रही है ना, इसको हम फेसिकुलेटेड रूट्स बोलते हैं, क्योंकि बंडल को ही फैसाई वर्ड या फेसिकुलाई वर्ड यूज किया जाता है बंडल के लिए। तो ये जो रूट्स हो गए फेसिकुलेटेड रूट्स हैं, किसमें मिलेंगे, एस्पारागस में और डहलिया में। तो ये एस्पारागस और डहलिया में ये रूट्स देखने को मिल जाती हैं, डहलिया में भी ऐसी ही दिखेंगी। तो ये हमने रूट सिस्टम देखा। अब रूट सिस्टम के बाद नेक्स्ट लेक्चर में स्टेम पढ़ेंगे। थैंक यू।